sp हाइब्रिड जो हमारा ऑर्बिटल है, अभी बताया था ना कि वो लीनियर होगा, तो आप उसे बना लीजिए। तो ये बनाया हमने लीनियर इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरा कार्बन है उसके सामने, उसका भी जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, तो उसे भी सामने बना लीजिए और एक ऑर्बिटल को ऐसे डायरेक्ट ओवरलैप करके दिखा दीजिए, तो बीच में बन जाता है सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो बैक साइड में इसके इस तरीके से हाइड्रोजन ऑर्बिटल को ओवरलैप दिखा दीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और उसके बैक में भी एक हाइड्रोजन है तो उसका आप ओवरलैप दिखा दीजिए, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो बन गया ये, तो यानी ये तो रेडी है। तो ये 2 पाई बॉन्ड कैसे बने, तो इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2 पाई बॉन्ड के बनने में मैंने आपको बताया था कि sp हाइब्रिडेशन में s ऑर्बिटल और pz इन्वॉल्व है, जबकि हमारे px और py पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में, वो फ्री स्टेट में एटम के ऊपर बचे हुए हैं। तो पहले मैं यहाँ पर px को बनाता हूँ। तो ये px बनाया मैंने इस तरीके से, ये px है। इसी तरीके से यहाँ पर भी px खाली बचा हुआ है, तो इस एटम के ऊपर भी हमने px को बनाया, तो ये भी px है और ये भी px। अब px दोनों की एक्सिस सेम है, तो ये बहुत आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं। तो मैं इसका ओवरलैप इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो जैसे ही px ने px को ओवरलैप किया तो हमारा एक पाई बॉन्ड बना। तो सपोज करो, चलो ये वाला पाई बॉन्ड हमारा बना, एक पाई बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है। अब हम उसे देख लेते हैं कि वो पाई बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। तो px कंज्यूम हो चुका है अब हमारा पाई बॉन्ड बनाने में। अब py खाली बचा हुआ है, तो आप py को बना लीजिए। py को थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे बना लीजिए ताकि अलग एक्सिस दिखे इस तरीके से। ये py और इस कार्बन का भी py आप बनाइए इस तरीके से। तो ये दोनों कार्बन के py हमने बनाए, यहाँ पे नाम लिख दो कि ये py है। अब इस py की और इस py की एक्सिस भी सेम होंगी, तो सेम एक्सिस होने की वजह से ये py दूसरे कार्बन के py से ओवरलैप करेगा या साइड बाय साइड ओवरलैप होके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो एक पाई बॉन्ड py से आपका बन जाएगा। तो एक सिग्मा ये वाला, एक पाई ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, और एक पाई जो ये ग्रीन कलर से, इस तरीके से आपका टोटल तीनों बॉन्ड यहाँ पर बीच में बन जाते हैं। तो ये है आपका इथाइन मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन का जो पिक्चर हमें बनाना था वो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। एग्जाम्पल है CO2। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन का जर्नल स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ये इस तरीके से है। इसमें आपको एक बात क्लियर है कि जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है सेंट्रल, और ये जो इस लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो देखने में कैसा होता है, ये ऑक्सीजन है तो बीच में ऑक्सीजन ही रखें। आपको ध्यान होगा कि जो sp2 था ऐसे ट्राइगोनल हमने बनाया था sp2 को, तो इस टाइप का था, ठीक है ना। अब इसके बीच में कार्बन है, कार्बन के लिए लीनियर ऑर्बिटल हम बनाते हैं, तो ये बीच में मैं कार्बन लिख देता हूं इस तरीके से। ये कार्बन का हमने बना लिया। कभी कभी बुक में आपको ना छोटे छोटे बॉन्ड ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स दिखेंगे, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। उसका इसकी जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, तो ऐसे छोटे छोटे दिखे ना तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो कार्बन उसके बराबर में फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो जो sp2 है वो ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे कि आपको कल बताया गया था, ऐसे ऐसे बनाना है। अब यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर बना दीजिए, नीचे ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर यहाँ पर बना दीजिए, इधर आइए ये लोन पेयर है यहाँ पर बनाइए, और ये लोन पेयर है इसे यहाँ पर बनाइए, ठीक है। यानी लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब देखो इसके बॉन्ड कैसे बने उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब हमें ये देखना है कि जो नीचे पाई बॉन्ड है ये कैसे बने। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी रिपीट कर रहा हूँ कि जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक
पाई बॉन्ड होता है। तो फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पाई बॉन्ड बने कैसे। तो देखिए बीच में अगर हम ध्यान से देखें, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन है यानी इसके अंदर s और px ने पार्टिसिपेट pz ने पार्टिसिपेट किया होगा, तभी तो sp बना। और px और py जो ऑर्बिटल है वो एज इट इज अभी भी वहां पर अवेलेबल होंगे। तो पहले मैं उन px और py को बना लेता हूं। तो ये बनाया मैंने कार्बन का px, और यहीं पर मैं थोड़ा सा स्पेस निकाल के कार्बन का यहां पर py भी बना लेता हूं। ठीक है, ये बनाया मैंने py। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ऑक्सीजन के पास आ जाइए। यहां पर sp2 है, sp2 का मतलब इसके s pz और px ने पार्टिसिपेशन किया होगा, तभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। और यहाँ पर कौन खाली रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा खाली py ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया होगा, यानी py यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर py को बना लेता हूँ, थोड़ा तिरछा ही बनाएंगे ये। अब देखो होगा क्या, ये जो मेरा py है इस ऑक्सीजन का इस py से ओवरलैप करेगा ऐसे। तो इससे इसने ओवरलैप किया py ने py से, और py ने py से ओवरलैप करके इस पाई बॉन्ड को बनाया। तो ये पाई बॉन्ड बन गया एक साइड में। अब हम दूसरे ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड अनडाउटली बना हुआ है। अब देखो मेरे पास कार्बन का ना pz खाली है, जो पिंक कलर से दिखाया कार्बन का pz खाली है। अब जब ये ऑक्सीजन है, इसके पास मैं क्या मान के चलूंगा कि इस ऑक्सीजन में जो sp2 है मेरा, उसके अंदर sp2 के बनने में s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, py ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर मैं ये मान के चल लेता हूँ, सॉरी एक मिनट बेटा, मैं इसे थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर s ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर pz ने पार्टिसिपेट किया, और मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर py ने पार्टिसिपेट किया होगा। और खाली कौन है यहाँ पर, खाली है यहाँ पर px। ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं यहाँ पर px को खाली मानूंगा तो मेरे पास px जो कार्बन का है उससे ओवरलैप करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूं, मतलब मैं यहाँ पर px लिख दूं और यहाँ पर py को खाली मान लूं, तो py जो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो मेरे पास ओवरलैप को शो करने के लिए कार्बन का py खाली नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर px को वो p ऑर्बिटल मानता हूं जिसने हाइब्रिडाइजेशन में या sp2 के बनने में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा px खाली है इस तरीके से इस ऑक्सीजन पे। अब ये वाला जो px है इस वाले px से ओवरलैप कर देगा, ये px इस px से ओवरलैप कर लेगा, और ये दो ओवरलैप से एक और पाई बॉन्ड हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमने यहाँ पर पिक्चर शो किया हुआ है। नेक्स्ट उसमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग hybridization of elements involving d orbitals। आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितना हाइब्रिडेशन किया उसके अंदर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व थे। अब मैं यहाँ पर दो तीन ऐसे हाइब्रिडेशन आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले आपकी बुक में दो ही टाइप के हाइब्रिडेशन दे रखे हैं इस जिसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। एक तो sp3d, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री निकल के आएगी sp3d हाइब्रिडेशन की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल tbp। और एक आएगा आपका sp3d2, ये आएगी ऑक्टाहेड्रल, ये आएगी ऑक्टाहेड्रल के केस में। एनसीईआरटी में जो tbp दे रखा है उसका हाइब्रिडेशन pcl5 को रेफरेंस मान के निकाला हुआ है, और जो sp3d2 यहाँ पर दे रखा है इन लोगों ने वो sf6 यानी सल्फर के हाइब्रिड ऑर्बिटल को रेफरेंस मान के निकाला हुआ है। तो मैं दोनों का ही आपको निकालना सिखा देता हूँ, और बहुत संभावना रहती है कि दोनों में से एक आपके एग्जाम में मिल जाएगा। वैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर बेटा वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाते हैं, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल 11th के सिलेबस में जितना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले TBP से, जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल के आएगा। ध्यान से देखना,
यहाँ पर एग्जाम्पल है PCl5, PCl5 के प्लेस पर PF5, PBr5 और अगर PI5 एग्जाम्पल कहीं दिखे तो सेम हाइब्रिडेशन आपका रहेगा, सेम तरीका रहेगा, बस एटम बदल जाएगा और कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। PCl5 में हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरिक का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अबव प्रिंसिपल से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर थर्ड शेल चालू होती है, 3 नंबर शेल शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर 3D भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है वहाँ पर? 3D भी हमारा पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन मान के चल रहे थे कि 3D भी हमारा यहाँ पर है, पर 3D के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3D 0 ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस पहले लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, और जो आउटर शेल है उनके ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पर बनाएंगे। आपको पता है कि s ऑर्बिटल में हम एक बॉक्स बनाते हैं, p ऑर्बिटल्स में 3 होते हैं, px py pz, अभी पहले भी हमने डिस्कस किया है। और d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बना दीजिए। p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हमने एज इट इज छोड़ दिया। ये है फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन को फिल करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे कितने क्लोरीन को यहाँ पर बॉन्डिंग शो करना है, 5 क्लोरीन को शो करना है, पर यहाँ पर अनपेयर्ड कितने हैं? 3 ही है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन का हाइब्रिडेशन शो करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं 3 क्लोरीन को फिल कर पाऊंगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जबकि मुझे फिल करना है 5। तो 5 क्लोरीन का हाइब्रिडेशन शो करने के लिए मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पर केवल 3 ही है। तो होता क्या है कि जो ये फॉस्फोरस है ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट मीन्स इसे थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और उससे होता क्या है कि जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके सीधा सीधा वैकेंट 3D में चला जाता है। आप लोग सोचोगे जी 3p में क्यों नहीं आया, तो बेटा वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर 3p में आया तो ये पूरे 3p को अनस्टेबल कर देगा, तो इसकी अनस्टेबल होने से बचाने के लिए ये सीधा 3D में जंप कर जाता है। तो इसे लिखते हैं p एक्साइटेड। तो p एक्साइटेड में क्या होता है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन है, बना दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन शो करता हूँ, PCl5 लिख लेता हूँ सीधा सीधा। अब देखिए कैसे फिलिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? फॉस्फोरस का है। यहाँ पर क्लोरीन एंट्री करेगा, तो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ऐसे क्रॉस से, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, कोवेलेंट बॉन्ड बना सिंगल, भाई 2 की शेयरिंग से ही तो बनता है, तो ये एक बॉन्ड बना। यहाँ पर 3 है फॉस्फोरस के, इनमें क्लोरीन एंट्री करेगा, यानी अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर देगा बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ऐसे। अब आगे 3D के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, उसमें भी 5वां क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वहां पर डोनेट करेगा। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जो जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उन्हें यहाँ पर एक बड़े बॉक्स में बना देता हूँ। ये किस किस ने पार्टिसिपेट किया? एक तो S ने किया, S। P के 3 बॉक्स देखिए हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हैं, तो P3, और ये D का केवल एक ही बॉक्स हाइब्रिडेशन में आया, तो ये बना sp3d। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये पूरा का पूरा ये जो 5 ऑर्बिटल हैं हमारे, ये मर्ज करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, जो कि sp3d कहलाता है। sp3d इसलिए कहा इसे कि इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चारों ऑर्बिटल मर्ज होके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, किसका? फॉस्फोरस का। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी आता है तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP।
BSPR में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। कुछ कुछ इस तरीके का ये आपका बनता है TBP। तो ये तो है आपका sp3d। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ये लेंगे जिसके अंदर हमारा हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, और इसके अंदर जो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से वो है SF6। तो यहाँ पे सल्फर को ले लेते हैं सबसे पहले, ध्यान से देखना, एटॉमिक नंबर 16। तो बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। मैंने आपको बताया था जैसे ही थर्ड नंबर शेल आती है तो उसके अंदर sp-d तीनों होते हैं, तो यानी इसके बाद 3d खाली बचा हुआ है, तो 3d 0 लिख लो अपनी तरफ से। अब जो सल्फर है इसका ग्राउंड स्टेट लिखिए। ये तीनों बॉक्स यहाँ पर मतलब ये बना लीजिए ऑर्बिटल्स जो हैं शेल सब शेल्स के। s में 1 होता है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 बॉक्स, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5 बॉक्स हमने बना दिए। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, चौथा यहाँ पर फिल किया जाएगा हुंड्स रूल के हिसाब से। d के अंदर नहीं है तो एज इट इज। अब देखो हमें 6 फ्लोरीन को एडजस्ट करना है, पर यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस हिसाब से तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 ही फ्लोरीन फिल हो पाएंगे, जबकि हमें 6 को यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लाना है। तो हम क्या करेंगे, सल्फर एक्साइटेड स्टेट 1 लिखेंगे यहाँ पर, सल्फर एक्साइटेड स्टेट 1। तो देखिए सल्फर एक्साइटेड स्टेट 1 में क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है 3p4 से ये जंप कर जाएगा 3d में। तो देखो बेटा क्या होगा, जब ये जंप कर जाएगा तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये 1 2 3। अब ये एक बचेगा क्योंकि एक आगे जा चुका है। ध्यान से सुनने का, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद सल्फर एक्साइटेड स्टेट 2, यानी और थोड़ी सी एनर्जी हमने प्रोवाइड कराई। अब जैसी थोड़ी सी और एनर्जी प्रोवाइड कराई तो ये हाफ फील्ड बचा हुआ है फिलहाल, तो हाफ फील्ड से आगे नहीं जा सकता क्योंकि स्टेबल पैटर्न होता है। यहां से S से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर चले जाएंगे इस पर, तो क्या बचेगा, ये अकेला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आए। आप लोग बोलोगे जी PCl5 में तो एक्साइटेड स्टेट 1 में ही काम चल गया था, इसमें क्यों नहीं चला। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट 1 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के 4 फ्लोरीन से ही बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, जबकि हमें 6 को यहाँ पर लेके आना है। तो हमें एक बार और एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर बनाना पड़ा, और एक्साइटेड स्टेट 2 में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही हमें चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यानी एक्साइटेड सल्फर एक्साइटेड 2 स्टेट तक जाना हमारे लिए अनिवार्य था। अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि सर एक्साइटेड स्टेट 1 में इलेक्ट्रॉन 3s से क्यों नहीं भेजा, ये 3p4 से क्यों भेजा। तो बेटा देखो 3p4 से अगर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो ये हाफ फील्ड बचेगा। पहले ये मोर देन हाफ फील्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पर 1 इलेक्ट्रॉन के जाते ही यहाँ पर हाफ फील्ड बचेगा यानी स्टेबल हो जाएगा। तो ऊपर यानी ये अनस्टेबल है और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं अगर भेज दे तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जाना आसान है। और दूसरी बात ये कि 3p और 3d में एनर्जी गैप कम है एज कम्पेयर टू 3s और 3d, तो इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन 3p से जंप करेगा। बाद में एक्साइटेड स्टेट 2 में तो मजबूरी है, यहाँ से तो जा नहीं सकता क्योंकि हाफ फील्ड है, फिर मजबूरी में ज्यादा एनर्जी देके हमें 3s से ही उसे प्रमोट कराना पड़ता है 3d के अंदर। तो ये बना। अब मैं बना देता हूँ SF6 का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से यहाँ पर होता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल जैसे PCl5 में करा था तो वैसे ही करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर पहले सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को ही शो कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो क्रॉस में बना रहा हूँ ये फ्लोरीन का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर S में हुआ, फिर P में हुआ इस तरीके से, और फिर ये यहाँ पर होता है। तो एक्चुअली में आप ये ना सोचें कि ये अलग अलग हैं, यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही एक्साइटेड ये सल्फर एक्साइटेड स्टेट 2 में आया तो ये एक S 3p और 2d ने मिलकर इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलकर क्या बनाया, sp3d2
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, और जो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसमें फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके sf मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो आप देख लीजिए फ्लोरीन ने हाइब्रिडेशन कहाँ कहाँ पर किया, एक तो s में किया तो s लिख दीजिए, p के 3 में किया तो p3, और d के 2 में हुआ तो d2, तो sp3d2। अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन आता है तो इसे कहा जाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। तो यानी जो SF6 है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। तो एक बात ये छोटी सी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी।